आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं भूमंडलीकरण और भारतीय कृषि। ये कृषि पाठ का अंतिम वीडियो है। सबसे पहले हम देखते हैं भूमंडलीकरण का आशय क्या है। तो भूमंडलीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ करके रखना, समन्वय बना करके रखना। आज विश्व क्या है, बहुत छोटा हो गया हम कह सकते हैं। हर देश दूसरे देश के साथ संबंध बना करके चल रहा है और बिना आर्थिक संबंध बनाए तो किसी देश का विकास हो ही नहीं सकता। तो यहीं से भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई। भूमंडलीकरण का दो उद्देश्य है। पहला है व्यापार अवरोध को कम करना, यानी एक देश दूसरे देश से जो व्यापार कर रहा है इसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको कम करना, और जिसके कारण सभी देश एक दूसरे देश में हर वस्तु को बेरोक टोक लाया ले जाया जा सके, आदान प्रदान हो सके, व्यापार हो सके। आज कृषि एक व्यापार बन गया है। अपने देश की खाद्य सुरक्षा एवं इस व्यापार पर कब्जा करने के लिए विकसित देश ने अनेक कदम उठाए हैं और आज कृषि पर इन विकसित देशों का भी कब्जा हमको दिखाई देता है। अब हम जानते हैं विकसित देश और विकासशील देश क्या हैं और इनके बीच कृषि को लेकर किन बातों पर विवाद हुआ है। सबसे पहले हम विकसित देश को देखते हैं, किसको कहते हैं। विकसित देश ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो नक्शा में है, ये दो गोलार्ध हैं। उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर विकसित देश हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादातर जो अभी विकासशील देश हैं वो हैं। विकसित देश का अर्थ होता है ऐसे देश जिनका पूर्ण विकास हो चुका है, और विकासशील देश का अर्थ होता है ऐसे देश जिनका अभी विकास हो रहा है, पूरी तरह से विकास नहीं किए लेकिन विकास की राह पर अग्रसर है। विकसित देश के कृषि करने का तरीका और विकासशील देश के कृषि करने का तरीका क्या है, किसानों को क्या फ़ायदा देते हैं। तो जो विकसित देश है इसमें किसानों को ये बहुत ज़्यादा अनुदान देते हैं। जैसे अमेरिका ये चावल उत्पादन में अपने किसान को 47% क्या देता है, अनुदान देता है, और गेहूं के उत्पादन में 47% अनुदान राशि ये अपने किसान को देता है। मतलब यदि एक किसान को यदि खेती में 100 रुपया लगा तो 47 रुपया इसको सरकार जो है, अमेरिकी सरकार अनुदान राशि के रूप में देगी, बाकी को उसका किसान जो है स्वयं लगाएगी। इसी क्रम में यूरोपीय समुदाय, ये यूरोपीय संघ बना है। यूरोप के बहुत सारे देश 15-20 देश मिल करके एक यूरोपीय संघ बना है, साझा संघ। ये 48% अनुदान देते हैं चावल में। जापान में 89% सहायता ये किसान को देते हैं यहाँ की सरकार। इसी क्रम में गेहूं उत्पादन में 47 है अमेरिका का, यूरोपीय समुदाय 32% और जापान में 99% योगदान जो है सरकार देती है अपने किसानों को। अब इससे किसानों को क्या फ़ायदा होता है, तो किसानों की कृषि लागत यहाँ पर कम होती है। कृषि लागत कम होने के कारण किसान जो है अपना सामान जो है कम दाम में सरकार को देते हैं, और यही कृषि जो उत्पाद है इसको वहाँ की सरकार विश्व व्यापार में भी कम दामों में बेचती है, क्योंकि हर चीज़ क्या है उसको कम दाम में मिल रहा है। अब हम विकसित देश को देखते हैं। तो दाम क्या है, कम होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय मांग इन विकसित देशों की जो कृषि उत्पाद है उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये नियम है कि यदि हमको वस्तु सस्ता मिलती है हम उसी वस्तु को खरीदते हैं। अब विकासशील देश क्या कर रहे हैं, तो विकासशील देश विकसित देशों की तुलना में अपने किसान को कोई सहायता ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, अनुदान राशि नहीं दे पा रहे हैं। कई देश ऐसे हैं कि उल्टे किसान से ही कर के रूप में लेते हैं। जैसे भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चावल पर, भले ही प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चावल पर 1.17% कर जो है किसानों से सरकार लेती है। गेहूं उत्पादन पर 3.83% टैक्स लिया जाता है किसानों से। अब इसमें क्या होता है, किसान अपना सामान महंगा में देगा। कृषि उत्पादन यहाँ पर उत्पाद महंगे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकने जाएगा तब भी ये महंगा में ही बिकेगा। अब उपभोक्ता क्या करेगा, जो वस्तु उसको सस्ती मिलेगी उसको ही वो खरीदेगा। तो जो विकसित देश हैं इनके कृषि उत्पाद सस्ते होते हैं किसकी तुलना में,
विकासशील देशों की तुलना में। तो इसी को लेकर कई बार विश्व में विकास और विकसित देशों के बीच में विवाद उत्पन्न हो चुका है, मतभेद उत्पन्न हो चुका है। विकासशील देश हमेशा विकसित देशों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि आप ये जो अनुदान दे रहे हैं किसानों को, इसको देना बंद कीजिए, क्योंकि इसका असर हमारे व्यापार पर पड़ता है। लेकिन विकसित देश इसको अनदेखा करके आज भी अपने किसानों को जो अनुदान राशि है, सहयोग है, वो दे रहे हैं। अब इसमें जो विकसित देश हैं कृषि पर कैसे अपना कब्जा करके रखे हैं, हम इसको देखते हैं। तो विकसित देश हैं, ये क्या कर रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा आज तरह तरह की खोज कर रहे हैं, उन्नत बीज की खोज कर रहे हैं, वैज्ञानिक विधि का सहारा लेकर के ऐसे ऐसे बीज तैयार कर रहे हैं जिससे फसल उत्पादन जो है ज़्यादा हो रहा है। इसमें सब्जी की किस्म जो है लगातार इसमें बढ़ रही है, उर्वरक का प्रयोग करके हर फसल जो है ये ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। कुल मिला के कृषि के क्षेत्र में ये अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं। यहाँ तक ये प्रयोगशाला बना करके रखे हुए हैं कि कौन सी फसल का उत्पादन कैसे हम करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, और अपने प्रयोगशाला में लैब में प्रैक्टिकल करके इसको फिर किसानों को दे रहे हैं, और किसान व्यवहारिक रूप में इसको अपने खेतों में उपयोग करके फसल उत्पादन ज़्यादा कर रहा है। फसल उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो सामान फिर वही कम कीमत में मिल रहा है, और ये विकसित देश है, इनको फ़ायदा हो रहा है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय कृषि को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, तो नए टेक्नोलॉजी से ये जो कृषि कर रहे हैं तो बाकायदा यहाँ पर 300 विज्ञान आधारित फर्म इस कार्य में काम कर रहे हैं, जिसमें दुनिया की बहुराष्ट्रीय फार्मा हैं, जैसे एलाइट इसका नाम है, साइनामीड, सेब्रोन, डुपोट, शिवा गिगी, ये सब अंतर्राष्ट्रीय फर्म है, और ये वैज्ञानिक रीति से खेती करके पूरे कृषि को एक पक्षी कर लिए। इनके ही बनाए उन्नत बीज बाजार में बिक रहे हैं। अब जब ये बीज बेचेंगे तो बीज में डालने की रासायनिक खाद भी किसान इन्हीं से खरीदेगा, इसी कंपनी का बना हुआ कीटनाशक भी खरीदेगा। ये पूरी बाजार को ये कंपनी जो है कैप्चर करके रखी हुई है, और इसी कारण कृषि का भूमंडलीकरण ये विकसित देशों ने ज़्यादा करके रखा है, अपने कब्जे में करके रखा है, और विकासशील देश को इनसे मतलब इन सब घटना से नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये है भूमंडलीकरण और भारतीय कृषि और जो विकसित देश हैं इनकी कृषि में तुलना। तो कृषि का पाठ खत्म हो गया, और अब अगली बार अगले वीडियो में हम अगले पाठ को पढ़ेंगे। नमस्कार।